अस्सलामुअलैकुम। परेशानी सबको हुई हुई है कि क्या होगा, क्या बनेगा स्टॉक मार्केट का। इस हफ्ते क्या हो सकता है, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस वीक। रोल ओवर वीक भी है, T+1 भी चल रहा है, उधर से जंगें भी चल रही हैं। ईरान अमेरिका का मसला चल रहा है अलग से, अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी चल रहा है। तो परेशानी सबको है, मेरे समेत। मैं भी इंसान हूँ, आपकी तरह ही हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ। और बड़े परेशान थे लोग कि फरसान भाई आपने भी गिव अप कर दिया स्टॉक मार्केट से। मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने कहा कि जो पहले पैसे कमाए वो तो निकाल लो ना, जो ओरिजिनल पैसे उधर ही लगे रहने दो, हम फिर किसी तरह खेलेंगे। अब इस वीक का सिचुएशन ये है। पहले वैसे एक बात बताऊँ, जंग इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। मुज़ाकरात सोल्यूशन होता है। मिल बैठ के बात करो, फाइनल करो, कोई डिसीजन होना चाहिए, कोई सेंट्रल बॉडी होनी चाहिए जो मुल्कों के बीच में फैसला करवा दे, वो बेहतर होता है। क्योंकि ये जो जंग हो जाती है ना, इससे काम ख़राब हो जाता है। असल में 9 मई जो है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा हमारे दुश्मन से। और वो अब दूसरे मुल्क के थ्रू हमें तंग कर रहा है। वो बलूचिस्तान में अटैक करवा देता है। कहाँ से करवाता है? उधर से आते हैं ये तालिबान। फिर हमारे मुल्क को उधर जाना पड़ता है जस्ट टू कंट्रोल कि भाई इंसान के बच्चे बनो, क्या कर रहे हो। ठीक है। अब ये चीज़ें तंग करेंगी मार्केट को बहाना चाहिए होता है कि जी स्टेबिलिटी नहीं है, मैं गिर जाऊंगी। ये ऐसी है जैसे एक मछली चल रही है रास्ते में सीधा आराम से, लेकिन जैसे ही कहीं पे उसको जाला नजर आएगा वो रुक जाएगी, रास्ता चेंज करेगी। एक और आगे से कहीं बैरियर आएगा वो मुड़ जाएगी, जितना वो मुड़ेगी उतनी वो गिरती जाएगी। तो मैंने एक बात बोली थी, प्रोटेक्ट योर कैपिटल एक सोल्यूशन होता है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगी तो आप पहले अपने पैसे थोड़ा सा निकाल लो। जो आपका प्रॉफिट होता है वो निकाल के साइड पे बैठ जाओ। कुछ लगा रहने दो, कुछ निकाल लो, या पूरा ही निकाल के बैठ जाओ। अब मुझ जैसा बंदा भी कह रहा है जो 9 साल से मार्केट में, उसने कभी इस तरह काम हरकत नहीं की, लेकिन इस दफ़ा कर ली। पहले भी की, ऐसी बात नहीं, मैं 3-4 दफ़ा एग्जिट हुआ हूँ मार्केट से। वो इसलिए हुआ था कि वो इस तरह हुआ था कि मैंने, घर वालों को पैसे चाहिए थे। जब भी घर वालों को पैसे चाहिए तो मैं निकाल लेता था पैसा। और घर वाले सुनाते थे पता कि यार तू पैसे नहीं जोड़ता। मैं कहा जी स्टॉक मार्केट में पड़े हुए ये ले लो, ये मैं देता था। मैंने सन 2018-19 में निकाले थे। आई थिंक उसमें 7 लाख निकाला था, घर में ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। हाँ, वो घर बनाने के पैसे चाहिए थे तो 7 लाख मैंने दिया था। फिर आई थिंक आई रिमेंबर 28 लाख मैंने जोड़ा था, वो भी निकला। पैसे निकले हर दफ़ा। 23-22 की बात है, मैं री एंट्री मारी थी 23 में फिर से। और वो मैंने स्टार्टिंग में यूबीएल और एमसी भी लिया था, री स्टार्ट किया था 23 में जाके। वहाँ से फिर मेरी जर्नी फिर से स्टार्ट हुई थी। और माशाल्लाह 24-25 का जो बुल रन मैंने देखा, मतलब उस टाइम बहुत बुरे हालात भी थे मार्केट के। आई मैनेज टू मेक अ गुड मनी। और मैं ये नहीं कहता कि मार्केट ने कभी भी मायूस किया, मैं ये कहता हूँ कि मार्केट ने कमा के भी दिए हैं। मार्केट को ब्लेम ना करो, मार्केट का कसूर नहीं है। तो इस हफ्ते का मैं बता देता हूँ कि मैंने बैकग्राउंड स्टोरीज बताने लग गया। मार्केट ने कमा के दिए हैं पैसे, सो बी हैप्पी विद मार्केट। उसने अब बेचारी का वो गिर गई, बीमार हो गई है, तो उसके लिए परेशान ना हो। यहाँ पे अब इस हफ्ते आप क्या कर सकते हो, जिस स्टॉक की बोर्ड मीटिंग है। एक मसला यहाँ पे एक और आता है, बोर्ड मीटिंग से ही बताऊंगा। जिस स्टॉक की बोर्ड मीटिंग उस पर फोकस करना है। अब यूबीएल की है, ओजीडीसी की है, एंग्रो एच की है, ये 3 बहुत बड़े स्टॉक्स है। चौथा नेशनल बैंक है। नेशनल बैंक का गिरना ऐसे ही है, बैंकिंग सेक्टर हिला के रख देता है। यूबीएल गिर गया तो बैंकिंग सेक्टर पूरा गिर जाएगा। बैंकिंग सेक्टर क्या, 25% ऑफ योर स्टॉक मार्केट इंडेक्स। अगर बैंकिंग सेक्टर गिर गया ना, मार्केट गिर गई। वो जैसे एंग्रो एच का भी बहुत बड़ा वेटेज है। 8% ऑफ द वेटेज एंग्रो एच कंट्रोल करता है आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स को। फिर आपका यूबीएल, ओजीडीसी। अच्छा, ओजीडीसी की बारी। ओजीडीसी भी 8 to 9% आपका कंट्रोल करता है इंडेक्स को। तो ये एक अलग मसला हो गया। अब ये तीनों की बोर्ड मीटिंग लाइन में आ रही है। एक आपकी एक दिन होगी यूबीएल की, वो एक दिन मंडे को आपकी ओजीडीसी की है। ट्यूसडे की आई थिंक आपकी उसकी है, नेशनल बैंक की। उसके बाद फिर आपकी यूबीएल की भी आ रही है 25 फरवरी को। तो ये टेंशन है, लाइन में आ रही है। और फिर उसके बाद आपकी एंग्रो एच की है। और पैकेट की भी आती है। पैकेट का वेटेज है 2 से 3%। उससे उसमें आता है, टोबैको में आता है। 2 या 1% कह लो, ज़्यादा नहीं उसका आता, लेकिन वो उसका भी गिरना काफ़ी इम्पैक्ट करता है मार्केट को। जब वो बड़ा हैवी वेट गिरता है ना, वो अपने साथ के हैवी वेट्स को ला देता है रफान में, और ये सारे बड़े हिल जाते हैं। तो ये टेंशन तो है। पैकेट तो डिविडेंड दे देगा। पैकेट की अर्निंग ठीक है, सिगरेट चलता रहता है मामला, वो उसका सिस्टम सही है, मामला चलते रहते हैं। ओजीडीसी, उसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। ओजीडीसी वही हरकत ना कर जाए जो एफएफसी ने की थी। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। ये ऐसी है कि एक छोटे बच्चे का पेपर था और उसने कहा जी मैं इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा, और वो जब 70 से बिलो परसेंटेज आती है तो उसको चढ़नी पड़ती हैं। तो ओजीडीसी के साथ वही ना हो जाए जो एफएफसी के साथ हुआ था। एफएफसी ने लोअर लॉक मार दिया, उम्मीद थी कि स्प्लिट हो जाएगा, पता नहीं क्या कुछ कर देगा। उसने कहा जी मैं 8 रुपये यूनिट दे रहा हूँ, मैं इतना अमीर नहीं हूँ जितना आप सोच रहे थे। बच्चे ने कहा मैंने इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं लिए, मैं नाकाम हो गया। ओजीडीसी भी कर सकता है, यूबीएल भी गिर सकता है। यूबीएल से बहुत उम्मीद है, यूबीएल का गिरना बहुत खतरनाक है। यूबीएल अगर गिर गया ना, आपकी मार्केट फ्री फॉल हो जाएगी 166 से नीचे। फ्री फॉल जो है ना, फ्री फॉल जिसका मतलब होता है कि अब इंडेक्स गिरता ही जाएगा। अब आप कह रहे हैं खाली यूबीएल के गिरने से फ्री फॉल कैसे हो जाएगी, यह मैं बताता हूँ क्या होता है।
जब यूबीएल गिरेगा, अल्लाह ना करे कि गिरे, तो फ्री फॉल हुई। और फ्री फॉल में क्या होता है कि बाकी स्टॉक्स पे बहुत गंदा इंपैक्ट आ जाता है, नेगेटिव इंपैक्ट, तो बाकी स्टॉक्स की प्राइस भी गिर जाती है। ऐसे ऐसे मैंने स्टॉक्स देखे हैं जो कभी 20, 25 और 30 के भी थे, तो वो 10 से नीचे 9 और 8 के हो जाएंगे। टेली जैसा स्टॉक जो 11 से नीचे नहीं जाता था, 10 तक रहता था, वो 10 से 9, 9 से 7, 7 से 6, 6 से 5। तो वो खतरनाक बात है कि ये तो बहुत गंदे गिरने लगे हैं। इधर वो छोटे भी रगड़े जाते हैं। अच्छा, इस मामले में करना क्या है, मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। अगर कोई स्टॉक गिरना शुरू हो गया ना, तो लोअर लॉक के करीब आएगा। लोअर लॉक के करीब बैठे होना है। ऐसे ही जैसे कोई, मैं बताता हूँ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं डेजर्ट में ना, ये लोग चिड़िया पकड़ते हैं ना, नहीं चिड़िया नहीं पकड़ते मैं बताता हूँ क्या करते हैं। ये लोग ना वो पकड़ते हैं, बाज आता है आसमान से। उस बाज को पकड़ने का तरीका क्या है, अपने एक चिड़िया डाल देते हैं आगे, वो चिड़िया देखता है आसमान से नीचे की तरफ, तो चिड़िया पकड़ने आता है वो। तो जैसे चिड़िया पकड़ता है ना, तो ये लोग ना एकदम से उस चिड़िया के साथ उन्हें रस्सी बांधी होती है, तो रस्सी से वो पकड़ लेते हैं बाज को भी, वो एकदम से खींच लेते हैं और फ़ौरन उसके ऊपर कपड़ा फेंक के उसको कैच करते हैं। और ये बाज इनका बड़ा महंगा बिकता है यहाँ पे, पता नहीं 10-15 लाख का बिकता है। वो बड़ा महंगा बाज है, वो असल में वो बाज है जो आई थिंक एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। तो वही इधर आके इस मिस्र वाली साइड पे आके रुकता है, डेजर्ट में आके कहीं रुकता है सिर्फ खाना ढूंढने के लिए। तो जब वो स्टॉक गिरेगा ना आसमान से नीचे की तरफ, तो आपने अपना बाई ऑर्डर लगा के बैठे होना है कि जी भाई आया आया, ये लो मैंने पकड़ लिया लोअर लॉक के करीब, लोअर लॉक या लोअर लॉक के करीब, क्योंकि पीएसओ ने भी लोअर लॉक नहीं लगाया था। 409 पे 407 पे रुका था, फिर चल पड़ा था उधर से ऊपर 416 तक गया था। तो अगर यूपीएल भी अल्लाह ना करे अगर सीन हो गया कि लोअर लॉक की तरफ जा रहा होगा, तो 410 के करीब या 200 420 के करीब उसका लोअर लॉक होगा। तो 420 से 430 के रेंज में आपका एक बाय ऑर्डर लगा होना चाहिए, क्योंकि अब आपने मार्केट में खेलना है। आपने डरना नहीं मार्केट से, गिर गई तो गिर गई, आपने मार्केट में उसको बाई करना है लोअर लॉक के करीब। और वो 435 तक तो छलांग मारेगा, और वहाँ पे आपने सेल ऑर्डर भी लगा देना सेम डे पे, 10,000 का प्रॉफिट लेना है। वो अब आप ये पूछेंगे कितना करना है, तो उसके लिए अब आपका अपना एपिटाइट है कि आप 500, 1000, 25, 20, 50, 100, 10 के ऑर्डर्स लगाते हो, किस तरह के लगाते हो। पकड़ना है वो जो आसमान से चील आई है ना, वो चिड़िया पकड़ने, तो आपका बाय ऑर्डर आ रहा ये पकड़ा बाय ऑर्डर, ऐसे कैच करना आपने। ये मिसाल मैंने सिर्फ समझाने के लिए की है, ठीक है। तो आपने कैच करना है और उसको फिर सेल भी करना है। तो यूबीएल के साथ ये कर सकते हो, एंग्रोज के साथ कर सकते हो, ओजीडीसी के साथ कर सकते हो। अब रही बात बाकी स्टॉक्स की, और कौन से स्टॉक्स की बोर्ड मीटिंग है इसमें आपकी, मेरे ख्याल से डीजीकेसी की है, वो आपका मियां मंशा का ग्रुप का आ जाता है स्टॉक। निषाद जूनियर पावर लिमिटेड और निषाद पावर लिमिटेड, ये जो हवा में उड़ रहे थे ना, इनका पता लगेगा कितने पानी में है। क्योंकि ये स्टॉक्स असल में पावर के हैं, गाड़ियों के नहीं थे। ये गाड़ियों के हाइप पे चले थे, और इनका गैप फिल बहुत खतरनाक है। क्योंकि निषाद जो था, मुझे याद है 27 रुपये से ऊपर जाता नहीं था, 30-35 का मैक्सिमम हुआ था। और एनपीएल का भी यही सीन था, वो भी 20 रुपये का रहता था स्टॉक। मैंने भी रखा था, डिविडेंड 2 रुपये दे देता था साल का, 2 या 4 रुपये। निषाद जूनियर ने एक दफ़ा दिया था डिविडेंड 10 रुपये, बहुत पहले की बात है, 21 की बात, मेरी एक वीडियो भी है इस पर यूट्यूब पे। 27 रुपये का स्टॉक लो, 10 रुपये का डिविडेंड खाओ, वो वाली वीडियो है। तो वो इधर आ जाएगा अब। यहाँ पे अब ये ज़मीन पे आ रहे होंगे, तो इनको भी लोअर लॉक पे आप थोड़ा सा उठा के रिस्क ले सकते हो। इसके बाद जो स्टॉक आएगा वो आपका यूडीपीएल है, उसकी भी बोर्ड मीटिंग है, यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर जो स्टॉक है। ये स्टॉक वैसे बहुत पक्का है, मैं हैरान हूँ इस पूरी वॉलेटाइल मार्केट में ये नहीं टूटा। एक दफ़ा सिर्फ 119 तक आया था, बाकी फुल टाइम उस्ताद जी मस्ती में था अपनी, नहीं जाता 130 से नीचे। मुझे था कि 119 से 118, 100 के पास आएगा या 70 रुपये का भी आएगा, लेकिन नहीं टूटा ये। क्योंकि इसका कोई बाहर का एक इन्वेस्टर बैठा हुआ है जिसने इन्वेस्ट किया हुआ इसके साथ, उसको पैसा मिल रहा है उस उम्मीद पे कि 2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी वजह से ये डिविडेंड देता है। तो ये डिविडेंड लोडेड स्टॉक है। अब अगर इसने डिविडेंड ना दिया ना, तो 2 से 3 लोअर लॉक इसके पक्के हैं। 70 रुपये का गिरेगा ये, क्योंकि 70 से 60 का होता था एक टाइम पे। इसने डिविडेंड अनाउंस किया था एक दफ़ा इस तरह ही, 30 रुपये। तो मेरी वीडियो है उस पर भी शॉर्ट बनी हुई है। 70 रुपये का स्टॉक ले, 30 रुपये डिविडेंड खाएं वो यूडीपीएल था। मैं ही था शायद जिसने इस स्टॉक के बारे में किसी मतलब यूट्यूब पे कोई मेंशन किया था, क्योंकि किसी बड़े ने आज तक मेंशन नहीं किया। मेरी पोर्टफोलियो की वीडियोस में भी यही आता था स्टॉक, यूट्यूब पे उठा लो। अच्छा, मैं जो भी स्टॉक में था वो गिर चुका होता तब तक, ठीक है। वो यूडीपीएल बड़ा मजे का स्टॉक है इस लिहाज से, अगर इसने डिविडेंड ना दिया 2 या 4 पे भी दिया तो गिर सकता ही है। अच्छा, इसके बाद एक और स्टॉक है, ये आपका निषाद वाले तो हो गए, ये भी हो गए। अब है फेरॉन ग्रुप। फेरॉन ग्रुप में आपके आ जाते हैं एनआरएल, एटीआरएल, पीओएल, एपीएल। एपीएल देता है 6 रुपये डिविडेंड, उसकी हिस्ट्री है। वो 550 के पास फिर रहा है, 520 तक जाता है, 500 से मिलिए क्या तो फिर ले लेना। डिविडेंड दे देगा 500 के रेंज के हिसाब से 6 रुपये डिविडेंड। पीओएल जो है ना, वो देता है आपको 20 से 25 रुपये डिविडेंड, ये इसकी हिस्ट्री है। और मैं यहाँ पे बाई कॉल देने को तैयार हूँ। पीओएल अगर लोअर लॉक मारे इसको उठा लेना, 550 या 540 के करीब लगेगा लोअर लॉक इसका।
620 के हिसाब से। और ये अगर इसने डिविडेंड भी दिया तो ये जिस तरह का हिसाब चल रहा है मार्केट का कि जी हर स्टॉक को गिराना है पहले, तो पीओएल ने अगर लोअर लॉक मारा 550 पे, इसको पहले यहाँ पे पहली बाइंग लेवल बाइंग के हिसाब से बाय कर लेना। अगर अगले दिन भी लोअर लॉक मारा तो इसको सेकंड लोअर लॉक पे उठा लेना, 480 के पास आएगा अगला लोअर लॉक, क्योंकि इसका झूला 60 रुपये का बनता है। तो ये दो मजे के स्टॉक्स हो जाएंगे। फिर एक आता है स्टॉक जिसका मैंने हमेशा तारीफ बहुत की थी, इतना लोगों ने उठा लिया वो बेचारे को नजर ही लग गई, वो है एनआरएल। एनआरएल शायद अपर कैप भी मार दे, अब यहाँ से उसके अंदर शायद जोश बनेगा। अगर ना मारा तो 257 तक, मैं अभी बता रहा हूँ उसका लेवल है अगला, ये वहाँ तक गिरता है। और उसके बाद एक और एटीआरएल, ये स्टॉक मुझे बड़े बताते हैं कि 120 का है, ये जाता है 1000 तक, वहीं से मुड़ता है, फिर ही छलांगे मारता मारता 500 600 तक भी आ जाता है। इसने भी अगर लो लॉक मारा 6 रुपये डिविडेंड देता है एटीआरएल। ये गिरा तो 500 से 400, तो इसका तो मैंने पक्का याद किया भाई, इसको लेवल्स पे उठाना है। 400 पे भी आया, 500 पे, तो वहाँ पे मैंने 50-50 करके जमा करना है। मैंने अब ज़्यादा नहीं बाय करना। अच्छा, बाय करने का भी तरीका क्या है, अगर 50 क्वांटिटी करनी है तो उसको 5-5 करके लेवल पे उठा के पूरा डायरेक्ट 50 ही। अच्छा, इधर भी एक बात है, अगर लोअर लॉक लग गया ना, फिर 5-5 नहीं उठाना, फिर आप पूरा 500 क्वांटिटी डायरेक्ट उसी रेट पे उठाओ, कमीशन से बचो, ये भी लॉजिक है। तो ये जो मंडे के दिन ना, इनकी भी बोर्ड मीटिंग है आपकी, निशा, ये इसकी क्या नाम है, फेरॉन ग्रुप की। फेरॉन ग्रुप में ये 4 स्टॉक्स आते हैं, एटीआरएल, पीओएल, एनआरएल, एटीआरएल, पीओएल और एपीएल, ये 4 स्टॉक्स पक्के आते हैं, इनकी भी है। इसमें पीओएल डिविडेंड देता है, एटीआरएल डिविडेंड देता है, एपीएल भी डिविडेंड देता है। एटीआरएल कंफर्म नहीं है देगा कि नहीं, एपीएल तो देता है डिविडेंड, और पीओएल का पक्का पता है डिविडेंड। पीओएल के गिरने से मार्केट गिर जाती है, उसका भी वेटेज है 6% आई थिंक, तो वो भी मार्केट को गिरा देता है। वो जब गिरता है तो वो ऑयल सेक्टर को तंग करता है, माड़ी और उसके साथ आपका ये है माड़ी, पीपीएल और ओजीडीसी, इनको तंग करता है। इनकी अब एक्सडीज भी कुछ स्टॉक्स की आ रही है, इसमें बैंकिंग सेक्टर्स की आ रही है। यहाँ पे आप ये मैंने बता दिया कि ये स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेट का मैंने बता दिया, एंग्रोएच का भी बता दिया। एंग्रोएच के लिए तैयार है ना, क्योंकि एंग्रोएच डिविडेंड नहीं देता, बहुत गंदा गिरता है, और एंग्रोएच जब गिरता है तो उसको पकड़ना है। उसी तरह से मैं चील की मिसाल दी है, आपका एक बाय ऑर्डर लगा होना चाहिए, बाय ऑर्डर आप चील की तरह हो, ठीक है। वो चील आ रही नीचे, स्टॉक गिर रहा है, स्टॉक इस चील होके चील आसमान से नीचे गिर रही है। चिड़िया जो है, आप उसकी प्राइस को वॉच कर रहे हो, और आप हो जो एकदम से कैच करोगे उसको लोअर लॉक के पास, फिर वो उठता है वहाँ से, और सेल करना है आपने सेम टाइम पे, तो उसके बाद थोड़ा सा जंप करेगा, सेल कर दो। डीजीकेसी का भी यही सीन है, उसने आई डोंट नो कि डिविडेंड देता है, शायद ना भी दे सवा, उस पर भी नज़र रखो। ये स्टॉक्स पे नज़र रखनी है अगर आपने खेलना है इस लाल मार्केट में। ओवरऑल ग्लोबल टेंशन की वजह से मार्केट बहुत खतरनाक हो सकती है। ऊपर से ये साला T+1, और ऊपर से साला बोले सॉरी, ऊपर से ये जो है आपका, असल में मैं एडिट नहीं करूँ, मैं डायरेक्ट वीडियो लगाऊंगा, और एक फ्लो में ये बात कर रहा हूँ सारी। ऊपर से ये जो आपकी ग्लोबल टेंशन चल रही है, और ये T+1 रोल ओवर वीक। रोल ओवर वीक का सबसे वर्स्ट डे वैसे नॉर्मली होता था वेनसडे, T+1 की वजह से अब होगा थर्सडे। थर्सडे को मार्केट बहुत गंदी करेगी लो वॉल्यूम के साथ। ऊपर से ये एक और बहुत बड़ा मसला ये है, जो मैंने कहा बोर्ड मीटिंग की जो कहानी मैंने ये बताई थी, पहले होता था कि 3 बजे के अराउंड रिजल्ट अनाउंस होते थे, अब मार्केट ही 12 बजे बंद हो जाती है। तो अगर किसी स्टॉक की मेरे ख्याल से मंडे को बोर्ड मीटिंग होगी ना, वो शायद ट्यूसडे को रिजल्ट अनाउंस होगा सुबह के टाइम। आप जब देख रहे होगे ना, सुबह को रिजल्ट आया होगा, तब तक वो लोअर लॉक की तरफ स्टॉक पहुंचा होगा। तो वो एक अच्छी एडवांटेज होगी कि सुबह सुबह आप एक डायरेक्ट बाई भी कर सकते हो कि स्टॉक गिरा होगा, ये अच्छा सीन है। ओजीडीसी देता है 8 रुपये डिविडेंड, 8 या 4 या 5 या 6, ये लाइन में देता है, इसका कन्फर्म नहीं होता। अगर इसने इस दफ़ा अच्छा रिजल्ट दिया तो मोस्ट प्रॉब्ली ये मेरे ख्याल से 12 रुपये डिविडेंड दे सकता है, डिपेंड करता है। और यूबीएल का एक्सपेक्टेड है 10 या 8, और सरप्राइज भी कर सकता है यूबीएल, 20 रुपये डिविडेंड दे सकता है, ठीक है। अब यूबीएल ने अगर डिविडेंड अच्छा दे दिया तो यूबीएल नहीं लोअर लॉक मारेगा, यूबीएल में एक जंप आ सकती है। पब्लिक बहुत एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि यूबीएल की वजह से एवरेज बाइंग प्राइस जो बनती है ना, एवरेज नहीं, इसकी ओरिजिनल प्राइस यहाँ से क्या बनती है, 1000 बनती है। 1000 नहीं तो अभी 800 बनती है, अगर 450 का है ना तो 900 बनती है, क्योंकि डबल द प्राइस बनता है। क्योंकि यूबीएल 1:2 पे स्प्लिट हुआ था जून के महीने में 257 पे जाके, 580 का स्प्लिट हुआ था, तो 257 पे आके ओपन हुआ था ये। तो ये इसका मुझे याद है फॉर्मूला। तो यूबीएल ऑलरेडी 800 का स्टॉक है, हम इसको कहते हैं ना जी एमईबीएल बहुत अच्छा है, वो यूबीएल जितना डबल पे बैठा हुआ है ना आपकी सोच है, और अर्निंग के हिसाब से वो अपनी भी वैल्यूएशन के हिसाब से करीब करीब ही प्राइस पे बैठा हुआ है। तो यूबीएल को भी नॉट, उसको इग्नोर नहीं करना यहाँ पे। बस अब मैं आप लोगों को एक और आखिरी बात बताता हूँ, परेशान नहीं होना, मुझे पता सबकी परेशानी लगी हुई है। और मार्केट का इंडेक्स कहाँ पे रुकेगा, अगर तो ये यूबीएल, ओजीडीसी, एंग्रोएच फॉल हो गए, फिर आपका इंडेक्स आएगा 152 पे आगे रुकेगा। 160 तक भी रुकना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी तो 169 पे सपोर्ट बहुत हैवी बैठी हुई है, और 176 पे रेजिस्टेंस बहुत हैवी बैठी हुई है।
एक तरफ रेजिस्टेंस है कि इधर से ऊपर नहीं जाने दूंगा, एक तरफ सपोर्ट है इधर से नीचे नहीं आने दूंगा। दोनों साइड पे लड़ाई चल रही है। अगर ये 169 को ब्रेक कर दिया फिर ये फ्री फॉल्स 166 तक गिरेगा, और वो भी ब्रेक कर दिया तो सपोर्टलेस हमारी मार्केट है, 160 पे आगे रुकेगी। तो वही है कि मंडे को आपकी ये APL, POL, NRL, ATRL इनकी है और OGDC की है। और वो ना मतलब अगर मायूस कर दिया उन्होंने तो वो आपका इंडेक्स 167 पे रुकेगा। फिर वो आगे से UBL ने और नेशनल बैंक ने मायूस कर दिया। नेशनल बैंक बता दूँ डिविडेंड बहुत अच्छा दे सकता है, 20 या 25 रुपये देता है वैसे। और अगर नेशनल बैंक ने मायूस कर दिया, 10 रुपये दे दिया, नेशनल बैंक ने भी इंडेक्स डाल के आपका 157 कहीं रोकना है। और आगे एंग्रो एच है और UBL है, उसने कहीं गिरा दिया तो 154 156 पे आगे कहीं रुकेगा। लाजमी नहीं इधर ही आए, क्या पता उठे वहाँ से 160 पे कहीं पे होल्ड डाउन हो जाए मामला, तो ये हो सकता है। अल्लाह ना करे एग्जैक्ट यही हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मार्केट बेहतर हो। ये तो मैं आपको वर्स्ट केसेस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हर दफ़ा अच्छा बताता हूँ कि ये ऊपर जाएगा जी, वो ऊपर जाएगा। आजकल वो सारी नीचे ही आ रहे हैं, इधर से इधर से इधर गिर रही है मार्केट। तो यू कैनॉट कैच द फॉलिंग नाइफ। मेरी जो लास्ट वीडियोस को देख लो आप, उसमें मैंने कहा है कि कैपिटल प्रोटेक्ट करो, खेलना तो खाली डिविडेंड स्टॉक्स है। EPQL मैं इंतजार करूँ, ये अगर 20 से नीचे है तो आइडियल हो जाएगा, वो डिविडेंड के लिए अच्छा है। और उसकी मार्च में जाके XD तो वहाँ तक देखते हैं मार्केट। अभी वैसे गिरने दो कितना गिरता है, ऑन डिप्स पे जमा करो, सिप कर लो इसको। और UBL भी अगर जब गिरे तो जमा कर सकते हो। और अगर आपने शरिया में रहना है तो आई थिंक एंग्रो एच शरिया स्टॉक में आता है। हाँ, एंग्रो फर्टिलाइजर भी ठीक है, शरिया है, वो सेफ स्टॉक है, वो उतना गंदा नहीं करता। अच्छा, आजकल कुछ सेफ स्टॉक है भी नहीं, हर स्टॉक गिर जाता है। मार्केट ही ऐसी होगी भाई, 50 निकल रहा है मार्केट से, खतरनाक बात है। तो फर्स्ट रूल होता है प्रोटेक्ट योर कैपिटल, पैसे संभाल के रखो। खेलना भी है तो लोअर लॉक पे पकड़ो, थोड़ा सा जम करे सेल करो, 5,000 2,000 कमा के खुशी मनाओ कि पैसे कमाया आज इस लाल मार्केट में। ये बहुत प्राउड मोमेंट होती है, ये बहुत प्राउड मोमेंट होती है। वैसे कट करके फिर से एडिट करके लगाता, ये बहुत प्राउड मोमेंट होती है कि आपने लाल मार्केट में पैसे कमाए। इसमें सेफेस्ट स्टॉक्स जो हो जाते हैं ना, वो के इलेक्ट्रिक टाइप भी हो जाते हैं। के इलेक्ट्रिक 5 का आया तो ले लो, 6 का आया ले लो, 7 का ले लो, 4 का है वो भी ले लो, 3 का है तब भी लो। कैसे कैसे लो, 1,000 तक क्वांटिटी लो, एवरेज आपकी 5.5 के पास है। मार्केट किसी भी टाइम फ्लो में चलती है तो 8 रुपये का चला जाता है। आपकी 10,000 क्वांटिटी 50,000 आपका लगा हुआ था, वो 8 का गया, 80,000 हो गया, तो वहाँ पे आप सेल कर दो, 20-30 हज़ार का अपने यहाँ पे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो टेंशन ना लो, मार्केट चलती रहती है। मुझे पता है बहुत बड़ी टेंशन है, हर बंदा परेशान हो चुका है, सबकी महंगी बाइंग है, मुझे भी पता है। मैं खुद इस खेत की मूली में फंसा हूँ। लेकिन मैंने एक काम किया था जिसका सब मजाक उड़ा रहे थे। मैं कहता था 5, 10, 50 क्वांटिटी ज़्यादा नहीं उठाना, मार्केट बहुत ऊपर चलेगी। सारे कहते थे आप बेवकूफ़ हो, हम अकलमंद है। अब वो सारे कह रहे फरसान अकलमंद था, फरसान ने कम क्वांटिटी उठाई, फरसान को इतना लॉस नहीं हुआ रहा। लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी उठाई, लोग फंस गए, वो में नज़र आ रहा है। वो 1,000 क्वांटिटी जिन्होंने उठाई वो फंस चुके हैं, वो बेचारे रो रहे हैं। वो शॉर्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन वापस इस्लामिक वाला एक रिव्यू आ जाता है, इसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे। तो ब्रोकर भी परेशान है इस मामले में कि क्या किया जाए। ब्रोकर अकेला मार्केट नहीं चला सकता, ब्रोकर को सपोर्ट चाहिए पब्लिक की, पब्लिक को सपोर्ट चाहिए म्यूचुअल की, म्यूचुअल को सपोर्ट चाहिए फिपी की, फिपी नहीं आ रहा मार्केट में, आराम से बोल दूँ। ब्रोकर को सपोर्ट चाहिए पब्लिक की, पब्लिक को सपोर्ट चाहिए म्यूचुअल की, म्यूचुअल को सपोर्ट चाहिए फिपी की, फिपी को सपोर्ट चाहिए बैंक्स की, बैंक्स को सपोर्ट चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज की। ये सारे मिल के मार्केट चलाते हैं। ये एक वैगन व्हील है जो मिल के धक्का लगाता है उस मछली को, मछली बीमार हो गई है। तो परेशान नहीं होना, फिपी आएगा मार्केट में। मैंने पूछा बड़ों से, मैं कहा फिपी निकल गया क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिपी जो है ना, ये नीचे से मार्केट उठाता है, ये इंतजार करते हैं इसको बहुत ऊपर चले, इसको थोड़ा सा गिरा दो गिरा दो गिरा दो। तो समझो इस वजह से वो फिपी भी निकल रहा है। और अनसर्टेनिटी जब तक दुनिया में रहेगी तो ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक दुनिया स्टेबल नहीं होगी। अब दुनिया की मार्केट्स भी गिर रही है, खाली पाकिस्तान की मार्केट अकेली नहीं है। तो किसी ने लाइव पे पूछा था फरसान दुनिया की मार्केट ये तो क्या करना चाहिए। मैं कहा पाकिस्तान की मार्केट माशाल्लाह चल जाती है ओवरऑल, कोरोना के दिनों में भी चल गई थी यार, 28,000 तक इंडेक्स आया था, चल रही थी मार्केट। हमारी बैठे हैं बाबे जी, वो बाइंग कर लेते हैं। वो डायरेक्ट कहते हैं जी चलो जी 1 करोड़ पे आज के इलेक्ट्रिक उठा दे 6 रुपये का, बेशक 5 का भी परेशान नहीं होना जी, 50 लाख हो जाएगा तो क्या हो गया, 50 नहीं होगा चलो जो भी 80 लाख हो जाएगा, फिर भी खेलते हैं। तो बैठी है दुनिया, कराची के मेमन बैठे हुए हैं, फैसलाबाद के बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, हम जैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज बैठे हुए हैं। वी आर नॉट गिविंग अप। हमने कैपिटल आधा निकाला है, आधा भी नहीं 70% निकाला है, 30% अंदर ही लगा हुआ है। हम और लगा लेंगे पैसा थोड़ा बहुत, खेल तो लेंगे हम। कुछ स्टॉक्स हैं जो नहीं टूटते, कोयल इलेक्ट्रिक, कोयल वाला हो गया, कोयल इलेक्ट्रिक बोल दिया, कोयल हो गया, कोहिनूर पावर थोड़ा बहुत टूटता है, UDPL है, वो चल तो रहे ना स्टॉक्स यार। छोटे स्टॉक्स 786 जो कैप लगा रहा है पता ही नहीं चल रहा। तो इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। आप लोग दुआ करो, रमज़ान का मुबारक महीना है। इतनी फिक्र अगर तुम लोग अपनी ईमान की कर लेते तो आज प्रॉफिट में प्रॉफिट में जन्नत में होते। हमें मार्केट की फिक्र कर रहे हैं तो अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़ है। हमें अल्लाह ताला को खुश करना चाहिए, रमज़ान का महीना, सब कुरान पढ़ो,
नेकी करो, गरीबों को खाना खिलाओ, मस्कीनों की हेल्प करो, सदका दो, जो प्रॉपर कहते हैं सदका निकाला करो उसका, शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने अच्छे मुल्क में पैदा किया है, सलामती रखी है, और अल्लाह बेहतर करेगा मामला। दुआ करो, इंशाल्लाह अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। लॉन्ग टर्म में चलना चाहिए, लेकिन उन लोगों से पूछो जो उस मामले के में उस दिन बैठे हुए थे। तो ये चीज़ है, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह हाफिज़।